हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के उन वाक्यों को डील करने वाले हैं जिसमें पहचान वाले शब्द के पीछे वर्ब नहीं आता है। इसके पीछे वाला वीडियो आपने देखा होगा। इसके पहले जो वीडियो मैंने शूट किया था उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो, यानी वाक्य के अंत में है, हो, हु लगा हो, हुआ है, हुई है, हुए है लगा हो, या होता है, होती है, होते लगा हो, उसके पहले वर्ब ना आए तो क्या करते हैं। तो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। उसका दूसरा एपिसोड आज समझ लीजिए। इसमें भी हम लोग डील करने वाले हैं कि अगर पहचान वाले शब्द के पहले वर्ब ना आए तो क्या करते हैं, किस तरह से एक्टिव पैसिव डिसाइड करते हैं और किस तरह से ये पता करते हैं कि उस वाक्य में वर्ब के स्थान पे हैव लगेगा या नहीं लगेगा। ये सारी बातें आप देखने वाले हैं और अपने स्क्रीन पे आप इससे रिलेटेड कुछ जो कंटेंट, इससे रिलेटेड कुछ जो विवरण है जो मैंने पिछले भी वीडियो में शेयर किया था आपके साथ, इस बार फिर से शेयर कर लो, फिर से आप देख सकते हो, उसको उतार लीजिएगा कहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर उतारे बिना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। खैर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज इस वाक्य के जो हम लोगों ने पिछले वाले एपिसोड में जो एक वाक्य बोर्ड पर लिख के छोड़ा हुआ था और बताया था कि इसको डील करना है, डील करेंगे, अगले एपिसोड में डील करेंगे। तो अगला एपिसोड आज है और उसको हम लोग डील करने वाले हैं। वाक्य है वो बैठा हुआ है। ये वाक्य भी देख लीजिए आप। इसमें लास्ट में पहचान वाला शब्द क्या है, हुआ है, पहचान वाला शब्द है, जैसा कि आपको बताया गया है, स्क्रीन पे आपने देखा है, जो डिटेल्स मैंने दिया है इसके बारे में कि वाक्य के अंत में हुआ है, हुए हुए हैं, हुआ है, हुए हुए हैं, होता है, होती है, या है, हो, हूँ, ये शब्द दिखेंगे और उसके पहले जो शब्द दिखेगा वो वर्ब नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा बैठा, ये वर्ब नहीं है। ये वर्ब क्यों नहीं है इसको समझ लीजिए। यही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये बात समझ नहीं पाएंगे तब तक आपको ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ये जो एपिसोड आप देखने जा रहे हैं, कुछ समझ में आने वाला नहीं। ये एपिसोड उन एपिसोड से डिफरेंट है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वर्ब आए तो क्या करते हैं। ये क्लियर है। तो इसमें जो बैठा शब्द है ये वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये वर्ब होता तो ये पता होता कि कोई काम, या इस बात का बोध होता कि कोई काम चल रहा है, किसी काम के होने का पता चलता है और वो शब्द के साथ ना अक्षर जोड़ने पे वो वाक्य, ये वो शब्द सही लगता है। जैसे बैठा, तो बैठा ना, बैठाना, बैठाना और बैठा ना, बैठा ना और बैठाना थोड़ा डिफरेंट है। बैठाना यानी आप किसी को पकड़ के बैठा रहे हो, ठीक, और कोई को कह रहा है बैठा है, ये बैठा हुआ है, खाली बैठा, ये शब्द अपने आप में कंप्लीट लग रहा है। ये बैठा शब्द अपने आप में कंप्लीट है। ये किसी की स्थिति को बता रहा है। ये बता रहा है कि कोई व्यक्ति है जो एक जगह पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, उसकी स्थिति है, वो हिल नहीं रहा, वो बैठा हुआ है। यानी ये नहीं बताने की कोशिश की जा रही है कि पहले वो खड़ा था, फिर वो बैठ रहा था, फिर वो बैठ गया। ये नहीं बताने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है इस वाक्य के माध्यम से कि एक व्यक्ति है, उसकी स्थिति ये है कि वो बैठा हुआ है, या वो खड़ा हुआ है, या वो सोया हुआ है, वो लेटा हुआ है। ये सब वर्ब नहीं हुए। ये सारे शब्द वर्ब नहीं होंगे क्योंकि ये किसी की स्थिति को बताने वाले शब्द है। जो शब्द किसी की स्थिति को बताएं उस शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं या विश्लेषण कहते हैं। क्लियर है। तो ये जो शब्द है बैठा, ये शब्द क्रिया नहीं है। तो अगर ये क्रिया नहीं है तो मैंने क्या बतलाया था कि अगर पहचान वाले शब्द के पीछे वर्ब ना आए, कोई दूसरा शब्द या हो, संज्ञा हो या विश्लेषण हो या प्रश्नवाचक शब्द हो, तो हम लोगों को सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करना पड़ता है। सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास या किसमें शब्द लगा के प्रश्न करना पड़ता है। किसके पास बैठा हुआ है, किसके पास बैठा हुआ है, यह प्रश्न सुनने में सही लग रहा है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अगर मिल भी जाता तो भी आप एक प्रश्न और कर लेते, कौन लगा के, कौन बैठा हुआ है। तो मेन जो सब्जेक्ट मिल रहा है कौन लगाने पे मिलेगा। कौन बैठा हुआ है, वह बैठा हुआ है। यहाँ पे किसके पास का अर्थ भी समझ लीजिए। जब आप किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं तो हमारा आशय ये नहीं होता है जानने का कि किसके बगल में बैठा हुआ है। देखिए, किसके पास बैठने का मतलब ये होता है किसी के बगल में बैठना। क्लियर। लेकिन जब हम कहते हैं किसके पास लगा के जब प्रश्न करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसके पास कुछ है क्या। उसके पास का मतलब उसके दिल में, दिमाग में, उसके हाथ में, उसके जेब में, उसके पैर में, या उसके शरीर के अंदर कहीं कुछ है। ये जानने की कोशिश करते हैं जब हम लोग किसके पास शब्द लगा के प्रश्न करते हैं सब्जेक्ट खोजने के लिए। और जब आप किसके पास लगा के प्रश्न कर रहे हो और उत्तर में मिले कि मेरे पास, उसके पास, मतलब कहने का आशय है कि ये नहीं पता हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके बगल में कुछ है, कुछ किसी के बगल में कुछ है क्या, ये जानने की कोशिश नहीं हो रही है किसके पास लगा के।
बल्कि किसके पास लगा के ये जानने की कोशिश हो रही है कि किसके शरीर के अंदर, किसके दिमाग के अंदर, किसके मन के अंदर, किसी के हाथ में, किसी के जेब में, किसी के घर में, या किसी के पास कुछ है, यानी किसी से संबंध कोई चीज़ रख रहा है, ये जानने की कोशिश की जाती है किसके पास लगा के जब प्रश्न करते हैं। तो उत्तर ना मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वाक्य में हैव तो नहीं लगेगा। जब आप किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, उत्तर ना मिले, तो एक बात कंफर्ट हो गई कि उस वाक्य में वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं होगा, वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं होगा। एक बात क्लियर। दूसरी बात, पैसिव का हेल्प यू लगेगा, एक्टिव का नहीं। जब आप किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, उत्तर ना मिले, तो वर्ब की जगह हैव नहीं लगेगा और एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगेगा, तो उस केस में पैसिव का हेल्प यू लगेगा। क्लियर है? यानी जब वर्ब ना हो पहचान वाले शब्द के पीछे, तो एक्टिव पैसिव खोजने के लिए सिर्फ एक प्रश्न करना पर्याप्त है, वो है किसके पास या किसमें। अगर उत्तर मिल जाए तो एक्टिव का हेल्प यू लगाइए, उत्तर ना मिले तो पैसिव का हेल्प यू लगाइए। सिंपल सी बात है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है ये समझना। अच्छा, अब तो ये पता चल गया कि इसमें पैसिव का हेल्प यू लगेगा, लेकिन क्योंकि किसके पास लगा के जब आपने प्रश्न किया उत्तर नहीं मिला, तो इसमें पैसिव का हेल्प यू लगेगा। तो इसका मतलब इज आर या एम कुछ लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये प्रेजेंट डेफिनेट है, उसमें पैसिव में इज आर एम लगता है। लेकिन अभी हमें सब्जेक्ट नहीं क्लियर हुआ है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसलिए हमने कौन लगा के प्रश्न किया। किसके पास लगाने पे जब प्रश्न नहीं, उत्तर नहीं मिला, तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट तो नहीं पता चला क्या है। तो जब तक सब्जेक्ट नहीं पता चलेगा तब तक हमें ये बता पाना मुश्किल होगा कि उसमें एक वचन का हेल्प यू लगाना है कि बहुवचन का। इसलिए हमें कौन लगा के प्रश्न करना पड़ता है। इसलिए जब पूछा हमने कौन बैठा हुआ है तो उत्तर मिला वह, तो यहाँ पे वह सब्जेक्ट हुआ। तो वह सब्जेक्ट है तो ही उसको कहते हैं, और ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो इसमें हेल्प यू की जगह इज का प्रयोग होगा। हेल्प यू मिल गया, अब ट्रांसलेशन करेंगे। ये भी एक सकारात्मक वाक्य है। सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग इज। नंबर 3 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। और नंबर 4 क्या होता है अगर हेल्प यू का बचा भाग, ठीक, बचा भाग होता तो बचा भाग लिखते, तो इसमें तो इज लिखा है, उसके साथ कोई बचा भाग है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 में या तो वर्ब आता है, जैसे आपने जब वर्ब होता था तो जो हम लोगों ने पढ़ा है टेंस में, जब वर्ब हो तो क्या करते हो, तो उसमें जो सीक्वेंस हम लोगों ने देखा था उसमें नंबर 5 पे वर्ब आता था, लेकिन यहाँ वर्ब है नहीं। तो या तो यहाँ पे हैव आएगा, अगर हैव लगाना होगा तो, या हैव लगना नहीं है, क्योंकि जब किसके पास लगा के हमने प्रश्न किया तो उत्तर मिला नहीं, तो हैव आएगा नहीं। तो इस नंबर 5 की जगह कुछ नहीं लिखेंगे। कुछ नहीं लिखेंगे का मतलब हुआ कि अब जो बचा हुआ है उसको लिख दो बस। ही इसके बाद जो बचा हुआ है लिख दो। क्या बचा हुआ है, बैठा हुआ। तो बैठा हुआ की इंग्लिश होती है सिटिंग या सीटेड। सिटिंग या सीटेड। अब आप बोलेंगे इसमें आईएनजी क्यों लग गया, फिर आपका दिमाग कहेगा ओ इसमें इज लगा है ना इसलिए आईएनजी लग गया सिटिंग। जी नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। यही एक पॉइंट है जहाँ पे यह कंफ्यूजन बढ़ जाता है। यहीं पे आपको ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आईएनजी क्यों लगा हुआ है। तो मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि हर वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तभी आईएनजी का यूज़ होता है। कुछ एक ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें जो शब्द होता है उसमें अंत में आईएनजी लगा हुआ दिखाई देगा या ईडी लगा हुआ दिखाई देगा। तो ईडी लगा हुआ दिखेगा या आईएनजी लगा हुआ दिखेगा तो आप उसको वर्ब का फॉर्म मत मान लीजिएगा कि ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है या इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। वो दरअसल उस शब्द की अंग्रेजी ही है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी ईडी या आईएनजी लगा है, तो वो शब्द जो है एडजेक्टिव है। तो उसको आप ये मत समझने की भूल कर लीजिएगा कि वो कोई वर्ब है उसमें आईएनजी लग गया है, जबकि वो अपने आप में एक वर्ड है। जब उसको आप डिक्शनरी में देखेंगे, जब आप पता करेंगे कि भाई बैठा हुआ की इंग्लिश क्या होती है, लेटा हुआ की इंग्लिश क्या हुई, तो जो वर्ड मिलेगा, मीनिंग उसकी मिलेगी, उसमें आईएनजी लगा हुआ दिखेगा पहले से ही। इसीलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा सिटिंग, ही इज सिटिंग, या सीटेड भी होता है, ही इज सीटेड। क्लियर। अगला वाक्य है, छोटा सा वाक्य है, वो कमरे में है। इसमें छोटे छोटे वाक्य दिख रहे हैं आपको। वो कमरे में है, देखिए है लिखा है लास्ट में, और है के पहले लिखा है कमरे में। ये वर्ब नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि इससे किसी कार्य के होने का बोध नहीं हो रहा है। कमरे में की इंग्लिश होती है इन द रूम, ठीक है, इन द रूम। तो ये जो लास्ट में लिखा में, ये एक प्रीपोजिशन है इन। तो पहचान वाले जो शब्द है जिससे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान समझ में आ रही है, क्योंकि है के पहले वर्ब नहीं आया। तो जैसा आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक पहचान ये भी होती है कि है, हो, हूँ, होता है, होती है, हुआ है, हुए के पहले वर्ब नहीं आता। तो यहाँ पे वर्ब नहीं आया, प्रीपोजिशन आया है, में प्रीपोजिशन आया, तो ये वर्ब नहीं है। तो वर्ब नहीं है तो फिर आपको क्या बताया गया? सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न करके देख लें, किसके पास कमरे में है, किसके पास कमरे में है, ये प्रश्न ही सुनने में अटपटा लग रहा है। और अगर उत्तर मिलता भी तो क्या उत्तर मिलता कि भाई किसके पास कमरे में, मतलब कोई है उसके बगल में बैठा हुआ है, ये सेंस निकलता है। लेकिन हमारा ये आशय नहीं होता है जब किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, ये पहले से मैं बता रहा हूँ। या किस में लगा के प्रश्न कर ले, किस में कमरे में है, ये तो अपने आप ही सुनने में अटपटा लगा। और किसके पास कमरे में सुनने में भले ही सही लग रहा हो, लेकिन उसका उत्तर अगर मिलता भी तो उत्तर से ये नहीं पता चलता कि किसी के पास कुछ होने की बात हो रही है या किसी से कुछ संबंध रखने की बात हो रही है, बल्कि ये उत्तर जो भी मिलता है उसमें ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति है जो किसी के बगल में बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो बच्चे को हम खोज रहे हैं इधर उधर, हमने पूछा कि भाई वो मान लीजिए लिखा हुआ कमरे में लिखा होता तो मैं बोला किसके पास कमरे में, कोई बोलता है वह कमरे में, तो मैंने पूछा होता, या आप पूछते कि किसके पास कमरे में है, किसके पास कमरे में। मान लीजिए वो अपने दादाजी के साथ कमरे में है तो वो दादाजी के पास कमरे में ये हो सकता है, लेकिन वो भी एक सही बताए तो किसके साथ कमरे में ये होना चाहिए। किसके पास कमरे में ये गलत है, अपने आप में होना ये चाहिए किसके साथ वह कमरे में है। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग फ्लो के साथ बोल जाते हैं किसके पास कमरे में, है कि नहीं। तो वहाँ पे ये कन्फ्यूजन पैदा होने की स्थिति होती है। तो खैर, तो यहाँ पे किसके पास लगा के आप जब प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाक्य में पैसिव का हेल्प यूर लगेगा और हैव नहीं लगेगा। जब आप किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं उत्तर नहीं मिलता है तो आपको हैव नहीं लगाना है, सिर्फ पैसिव का हेल्प यू लगाना है, एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगाना है। जब किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं तो उत्तर मिले तभी हैव लगाते हैं और एक्टिव का हेल्प यू लगाते हैं, उत्तर ना मिले तो पैसिव का हेल्प यू लगाते हैं, यानी इसमें हेल्प यू के स्थान पे इज़ आर एम कुछ लगेगा। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी हमने सब्जेक्ट खोजा तो मिला नहीं, क्योंकि किसके पास लगा के सब्जेक्ट खोजते हैं, नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे, कौन शब्द लगा के प्रश्न करेंगे, कौन कमरे में है, तो इसका उत्तर मिला वह, तो यहाँ पे वह सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी आपको हेल्प यू के स्थान पर क्या लगाना है, इज। क्लियर। अब ट्रांसलेशन करें, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग इज। नंबर 3 नॉट है नहीं, नंबर 4 छोड़ देना क्योंकि हेल्प यू का कुछ बचा भाग है नहीं। और नंबर 5 की जगह हमने बताया हैव लिखना चाहिए या वर्ब लिखना चाहिए, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो जो है बचा लिख देंगे, इन द रूम, ही इज इन द रूम। क्लियर। अगला वाक्य, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। यहां पे भी लिखे है, लास्ट में क्या लिखा है, हूं, और हूं के पहले लिखा है नहीं, नहीं लिखा है, उसको छोड़िए, नहीं शब्द लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर। तो क्या लिखा है, खिलाफ। खिलाफ जो शब्द है ये वर्ब नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके साथ ना अक्षर जोड़ के देखिए कोई शब्द नहीं बनता है, खिलाफना ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, तो इसलिए ये शब्द वर्ब नहीं है। और खिलाफना कहते हैं तो इससे किसी काम के होने का भी बोध नहीं होता है। ये जो खिलाफ शब्द है वर्ब नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, किसके पास शब्द लगा के प्रश्न करेंगे, इसी शब्द के पीछे। ये ध्यान रखिएगा विशेष कि जब आप प्रश्न करते हैं किसके पास लगा के, किस जगह करना है, ये हूँ या है या होता है, ये सब जो लिखा है इसके पीछे लगा के कभी प्रश्न मत करिएगा। किसके पास हूँ या कौन हूँ, इस तरह के प्रश्न कभी नहीं बनने चाहिए। जिस शब्द को अभी आपने देखा और कहा कि ये शब्द वर्ब नहीं है, उसी शब्द के पीछे किसके पास लगा के प्रश्न करना है। तो यहाँ पे खिलाफ शब्द हमने जो देखा ये वर्ब नहीं निकला, तो इसके पीछे किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, किसके पास खिलाफ हूँ, ये प्रश्न सुनने में गलत लग रहा है, इसलिए इसका उत्तर मिलना नहीं है। उत्तर नहीं मिलना है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाक्य में वर्ब की जगह हैव तो नहीं लगाएंगे, जहाँ पे हैव लगा रहे थे यहाँ पे हैव तो नहीं लगाएंगे, और पैसिव का हेल्प यू लगाएंगे, एक्टिव का नहीं लगाएंगे। यानी इस वाक्य में भी इज, आर या एम का प्रयोग होगा, लेकिन अभी सब्जेक्ट हम लोगों ने तय नहीं किया है, तो इसलिए कौन शब्द लगा के पहले सब्जेक्ट पता कर लें। कौन खिलाफ है तो उत्तर मिला मैं, तो ये मैं हो गया आपका सब्जेक्ट। और अगर मैं सब्जेक्ट है तो आई कहते हैं मैं को, और आई के साथ क्या लगता है, हेल्प यू एम। पैसिव का हेल्प यू प्रेजेंट डिफरेंट में आई के साथ लगता है एम। अब ट्रांसलेशन करें, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग एम।
नंबर 3 नॉट, नॉट है, नॉट लिख देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बीइंग, बी या बीन कुछ होता तो लिख देते, नहीं है तो छोड़ देंगे। नंबर 5 में वर्ब नहीं है, हैव या वर्ब कुछ एक लगता है, दोनों नहीं है यहाँ पे तो छोड़ देंगे। तो जो बचा उसको लिख देंगे, क्या बचा, और बचा का मतलब जो पहचान वाले शब्द के पीछे जो बचा उसको लिख देंगे। बचा तो ये भी है तुम्हारे, तुम्हारे नहीं यहाँ पे लिख देंगे। तो जो पहचान वाले शब्द के पीछे जो शब्द बचा हुआ है, यानी जिसके साथ आपने किसके पास या कौन या किस में लगा के प्रश्न किया है, उस शब्द को लिखा जाता है यहाँ पे। क्लियर है? ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जब बचा हुआ जो हमने बोला कि लिख दो तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि कुछ भी लिख दो। जो पहचान वाले शब्द के पीछे, जिस शब्द के पीछे आपने किसके पास या कौन लगा के प्रश्न किया था, उसी शब्द को लिखना है। तो खिलाफ, अगेंस्ट। फिर अब जो बचा वो बचा हुआ है तुम्हारे यू। आई एम नॉट अगेंस्ट यू। क्लियर? अगला वाक्य है तुम मेरे परिवार की शान हो। तुम मेरे परिवार की शान हो। इसमें लास्ट में लिखा है हो, और हो के पहले लिखा है शान। ये वर्ब नहीं है, शान वर्ब नहीं है। इसमें ना अक्षर जोड़िए, शानना ऐसा कोई शब्द नहीं है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो ये वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट डेफिनिट है के पहले वर्ब नहीं आया तो ये प्रेजेंट डेफिनिट है। एक बात क्लियर। दूसरी बात, जब ये वर्ब नहीं है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट खोजने के लिए सिर्फ किसके पास लगा के या किस में लगा के प्रश्न करते हैं, किसके पास। अच्छा, दूसरी बात, जब प्रश्न करने चलें तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वो जो शब्द इसके पीछे लिखा है वो अकेला शब्द है, यानी जब आप ट्रांसलेट करेंगे वाक्य को तो इस शब्द को अकेले लिखेंगे कि इसके पीछे जो जुड़ा हुआ शब्द है उसको साथ लेके चलेंगे। इसमें साथ लेके चलेंगे। क्यों? जब भी कोई शब्द जिसको आपने देखा वर्ब नहीं है, आपने कहा, उसके पीछे का की लिखा हो, का की के लिखा हो, और उसके पीछे एक और शब्द दिया हो, तो वो तीनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो जब आप प्रश्न बनाएंगे कई बार आप गलत प्रश्न बनाएंगे। आप जैसे यहाँ पे अगर आपने ध्यान ना दिया होता तो आप कहते किसके पास शान है, प्रश्न ये बनता किसके पास शान है, लेकिन वो प्रश्न गलत होगा। उस प्रश्न का हो सकता है आपको उत्तर मिले तो गलत उत्तर मिलता वो। तो यहाँ पे जब आपको प्रश्न करना है तो इस जगह लगा के प्रश्न करना है, यानी परिवार के पीछे किसके पास परिवार की शान हो, ये प्रश्न बनना है। किसके पास परिवार की शान हो, सुनने में एकदम गलत लग रहा है, लेकिन प्रश्न में यही बनाना है। सुनने में गलत लग रहा है इससे नहीं लेना देना है, सही जगह लगा के प्रश्न करना है, इससे लेने देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आप सही जगह लगा के प्रश्न नहीं करेंगे आपको उत्तर सही नहीं मिलेगा। और अगर आपने गलत जगह लगा के प्रश्न किया तो हो सकता है उत्तर मिल जाए लेकिन ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है? तो किसके पास परिवार की शान है, ये नहीं मिला उसका उत्तर। किसके पास परिवार की शान है, उत्तर नहीं मिला। मेरे पास परिवार की शान है, तुम्हारे पास परिवार की शान है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे निकल रहा आंसर। और कोई कहता भी नहीं है कि मेरे पास एक परिवार की शान है। अगर कहता भी ठीक है, हो सकता है वाक्य सही हो, लेकिन फिलहाल इस वाक्य में ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का कुछ संकेत नहीं मिल रहा है, तो इसका उत्तर नहीं मिला। तो इसमें भी पैसिव का एलपी लगाना है, इज, आर या एम। क्लियर? लेकिन क्या लगेगा, ये सब्जेक्ट अभी खोजना बाकी है। जब आप किसके पास या किस में लगा के प्रश्न करते हो उत्तर नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये तो डिसाइड हो गया कि भाई इसमें पैसिव का एलपी लगेगा और हैव नहीं लगेगा। एक बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात ये नहीं क्लियर हो पाई कि इसमें सब्जेक्ट अभी क्या लगेगा, तो इसलिए कौन लगा के प्रश्न करना पड़ता है कि कौन परिवार की शान है। देखिए सही जगह प्रश्न होना चाहिए, यहीं पे लगा के प्रश्न करेंगे। जिसके पास किसके पास लगा के प्रश्न किया था जिस शब्द के पीछे, उसी शब्द के पीछे कौन शब्द भी लगा के प्रश्न करेंगे। कौन परिवार की शान है, कौन परिवार की शान हो नहीं, कौन परिवार की शान है, कौन, तुम परिवार की शान हो। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो यानी तुम सब्जेक्ट है, यानी यू के साथ क्या लगता है, हेल्प यू ऑफ आर। हेल्प यू मिल गया। अब ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या है तुम, यू। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग आर। नंबर 3 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग, यहाँ पे बी नहीं लगा है, बीइंग नहीं लगा है, छोड़ देंगे। अब इसके बाद मैंने कहा था जो बचा है उसको लिख दो। बचा का मतलब जिस शब्द के पीछे आपने किसके पास या कौन या क्या चीज लगा के प्रश्न किया था उसको लिख दो। ये मतलब है मेरा। जब हम कहते हैं कि इसके पीछे जो बचा हुआ शब्द लिख दो का मतलब यही हुआ। तो परिवार की शान, अब इसकी इंग्लिश बनानी है। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो किस तरह से तय करेंगे कि यहाँ पे
की इंग्लिश क्या होगी, क्योंकि की दो इंग्लिश होती है। अगर की के आगे पीछे वाला शब्द वर्ब ना हो, वर्ब ना हो, की के आगे और पीछे वाला शब्द वर्ब ना हो तो की दो इंग्लिश होती है, एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, या की इंग्लिश होती है ऑफ, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ऑफ, जबकि गलत प्रोनाउंसिएशन है, होना चाहिए ऑफ। लेकिन हिंदुस्तानी जो हैं, जो इंडियंस हैं, वो इतना कंसीडर नहीं करते इस बात को। लेकिन अगर आप बाहरी विदेशी मुल्क के लोगों को सुनेंगे बोलते हुए, वो कभी भी ऑफ नहीं बोलेंगे। ऑफ तो ओ डबल एफ को कहते हैं, ओ डबल एफ को ऑफ कहते हैं, लेकिन ओ एफ लिखा होता है तो उसको ऑ, मतलब पूरी तरह से फ तो सुनाई नहीं देगा, ऑ ऑ। और लेकिन हम लोग को ये सुनाई पड़ता है कि वो बोल रहे हैं ऑफ, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही ये बोलने की आदत अपने अंदर डाल ली है, तो हम लोग को वही सही लगता है। आपको जो बोलना होगा बोलिएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें एपस्ट्रॉफी एस लगता है, या जैसे हमने कहा ऑ लगता है, ओ एफ। इसको किस तरह से तय किया जाता है, इसका एक अलग से चैप्टर होना चाहिए। फिलहाल मैं बता देता हूँ सिंपल सा, कि अगर की के पहले वाला शब्द एक सजीव संज्ञा हो, जैसे यहाँ लिखा होता है मोहन, सोहन, या किसी का नाम लिखा होता है, मेरा भाई, तुम्हारा भाई, कुछ लिखा होता है, तो उस केस में आप की इंग्लिश बनाते हैं, एपस्ट्रॉफी एस लगाते। जैसे मोहन का भाई, तो मोहन सजीव है तो मोहन लिख के उसके ऊपर एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, मोहन्स ब्रदर लिखते। लेकिन यहाँ पे की के पहले वाला शब्द एक निर्जीव संज्ञा है, परिवार, किसी एक संस्था को कहेंगे, क्लियर है, तो ये सजीव संज्ञा नहीं कहलाएगी, ये निर्जीव संज्ञा। तो उस केस में क्या करते हैं, की के बाद वाले शब्द की इंग्लिश पहले बनाते हैं। तो यहां शान की इंग्लिश होगी द प्राइड, PRID, द प्राइड। फिर की इंग्लिश हो जाती है ऑ, फिर हो गया परिवार, मेरा परिवार, तो माई फैमिली। क्लियर, यू आर द प्राइड ऑफ माई फैमिली। देखा आपने, एक वाक्य छोटा सा जरूर है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इसमें भी दिमाग लड़ाना पड़ता है, इसकी भी कुछ टेक्निक्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आसानी से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जब आप सीख जाते हैं तो आपके लिए सब कुछ आसान लगता है। क्लियर। अगला वाक्य है, कई समस्याएं हैं। फिर एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन छोटा जरूर है, सरल नहीं। कई समस्याएं हैं, सबसे पहले आपने देखा है के पीछे लिखा समस्याएं। समस्याएं शब्द वर्ब नहीं है, क्योंकि उसमें ना अक्षर जोड़ के देखिए, आपको गलत लगेगा। समस्याएं ना, ऐसा कोई शब्द होता नहीं, इसलिए वर्ब नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब नहीं है तो आपको मालूम है, हमें किसके पास लगा के प्रश्न करके सब्जेक्ट खोजना होता है, किसके पास या किस में लगा के प्रश्न करते हैं, किस जगह करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। किसके पास है लगा के प्रश्न करेंगे तो गलत होगा। जिस शब्द को भी आपने देख के कहा कि ये वर्ब नहीं है, उस शब्द के पीछे किसके पास लगा के प्रश्न करना है, किसके पास समस्याएं हैं या किस में समस्याएं हैं। प्रश्न एकदम सही लग रहा है, लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं इस वाक्य में। इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाक्य में पैसिव का हेल्प यू लगेगा, एक्टिव का नहीं लगेगा, यानी डू डज नहीं लगेगा, इज आर एम लगेगा, और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। तो अब इज आर एम में से क्या लगेगा ये तय करना है। इसके लिए फिर से कौन शब्द लगा के प्रश्न करना है, कौन समस्याएं हैं। सच कहें तो प्रश्न का उत्तर होना चाहिए यहाँ पे कौन कई समस्याएं, क्योंकि जब आप उत्तर जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो कई समस्याएं, ये जो शब्द दिख रहा है इसको साथ रखेंगे। कई समस्याएं की इंग्लिश होगी मैनी प्रॉब्लम्स। तो अभी मैंने कहा था कि जब ट्रांसलेशन करते समय कोई दो शब्द एक साथ बनाना हो, तो प्रश्न जब करते हैं किसके पास या कौन लगा के, तो उसी शब्द के पीछे करना चाहिए, दोनों शब्द के पीछे लगा के करना चाहिए, उसके बीच में लगा के प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो यहाँ सही प्रश्न होगा किसके पास कई समस्याएं हैं। उत्तर नहीं मिला तो कौन लगा के प्रश्न करिए, कौन कई समस्याएं हैं। इसका उत्तर भी नहीं है इस वाक्य में, कौन कई समस्याएं हैं, इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। अब क्या करें, किसके पास से लगा के प्रश्न किया, उत्तर नहीं मिला, किस में लगा के प्रश्न किया, उत्तर नहीं मिला, कौन लगा के प्रश्न किया, उत्तर नहीं मिला। तो एक और प्रश्न है, क्या चीज लगा के प्रश्न करते हैं, क्या चीज, क्या चीज कई समस्याएं हैं। सुनने में अटपटा लग रहा है, उत्तर भी नहीं मिल रहा है। अब क्या करें, आपने तीनों प्रश्न कर लिया, चारों प्रश्न कर लिया, उत्तर नहीं मिला, तो उस केस में ये मान लेते हैं कि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। और सब्जेक्ट नहीं हो तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट तो खोजते ही नहीं है। ऑब्जेक्ट तो तब खोजा जाता है जब वाक्य में वर्ब हो, और वर्ब है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है। तो उस केस में आपको ये करना पड़ता है कि उस वाक्य में सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग होना। क्लियर। जब आप किसके पास, किसमें, कौन या क्या चीज़ शब्द लगा के प्रश्न कर लेते हैं, उत्तर नहीं मिलता है, तो इसका मतलब उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है
और ऑब्जेक्ट तो खोजते ही नहीं है, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है इस तरह के वाक्यों में, तो देयर का प्रयोग करते हैं। अब जब देयर का प्रयोग करेंगे तो आप हेल्प यू क्या करेंगे? तय। देयर को देख के हेल्प यू नहीं तय किया जाता है, ये देख के आप बता नहीं सकते कि देयर एक वचन है कि बहुवचन है। इसलिए इस केस में जिस शब्द के पीछे भी आपने लगा के प्रश्न किया है, किसके पास, कौन, ये सब शब्द, उसी शब्द को देखते कि एक वचन है कि बहुवचन है। कई समस्याएं तो बहुवचन हुआ तो हेल्प यू की जगह आर लगेगा। चलिए ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट या देयर, इसलिए यहाँ देयर लिखा हुआ है, यानी सबसे पहले आपको लिखना है देयर। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग आर। नंबर 3 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग यानी बी या बीइंग होता तो लिखते, नहीं है छोड़ देंगे। अब जो बचा क्या रह गया? कई समस्याएं, लिख देंगे मैनी प्रॉब्लम्स। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। अगला वाक्य छत पर कई बंदर हैं। छत पर कई बंदर हैं, है लिखा है लास्ट में, उसके पहले लिखा बंदर। बंदर वर्ब नहीं है, जैसा जानते हैं बंदर किसी व्यक्ति किसी प्राणी को कहते हैं, तो वर्ब तो हुआ नहीं। तो सबसे पहले क्या खोजेंगे? किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, किस जगह? इसी जगह कई बंदर के पीछे, कई बंदर, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो कई बंदर की इंग्लिश एक साथ बनाएंगे, मैनी मंकीज। तो आपका प्रश्न भी इस जगह होना चाहिए, ना कि इस जगह। और इस जगह तो लगा के अगर आपने प्रश्न किया किसके पास है, प्रश्न सुनने में एकदम सही लगेगा किसके पास है, और आप हमेशा यही कोशिश करेंगे कि यहीं पे लगा के प्रश्न कर दो, क्योंकि आपको लगता है प्रश्न ही तो करना है, चलो कर देते हैं। और कई लोग तो प्रश्न भी नहीं करना चाहते, तुरंत बनाने के मूड में रहते हैं, वो उनका मूड खराब होता है जब उनको पता चलता है कि उनका ट्रांसलेशन गलत है। तो किसके पास यहाँ पे लगा के नहीं करना है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे करना है किसके पास कई बंदर है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ पर हैव नहीं लगेगा और एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगेगा, हेल्प यू लगेगा पैसिव का। क्लियर? इज, आर या एम लगेगा। अब अभी सब्जेक्ट तो पूरा हुआ नहीं, खोज नहीं पाए, तो कौन लगा के प्रश्न करेंगे? कौन कई बंदर है? इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं मिला तो क्या चीज़ लगा के प्रश्न कर लेते हैं, क्या चीज़ कई बंदर है? इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो इसका मतलब इस वाक्य में भी सब्जेक्ट नहीं है, देयर का प्रयोग होगा सब्जेक्ट की जगह। तो जब देयर का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह होता है तो हमने क्या बताया, किस चीज़ को देख के हेल्प यू डिसाइड करते हैं? उसी शब्द को देख के डिसाइड करते हैं जिसके पीछे आपने किसके पास या कौन लगा के प्रश्न किया था। तो यहाँ पे कई बंदर के पीछे किसके पास लगा के प्रश्न किया था? कई बंदर बहुवचन है, तो यहाँ पे भी आर लगेगा हेल्प यू की जगह। अब ट्रांसलेशन करें, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं हो तो देयर लगाते हैं, तो देयर यहाँ लगाएंगे। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग आर। नंबर 3 नॉट, नॉट है नहीं। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 5 की जगह ये जो बचा हुआ शब्द लिख देंगे मैनी मंकीज। बचा छत पर ऑन द रूफ या टेरेस, देयर आर मेनी मंकीज ऑन द रूफ। क्लियर? अगला वाक्य गांव में स्कूल नहीं है। गांव में स्कूल नहीं है पहचान वाला शब्द है, उसके पीछे लिखा है स्कूल। स्कूल शब्द सुनते ही से पता चलता है ये वर्ब नहीं है, किसी जगह के नाम को स्कूल कहते हैं, तो ये वर्ब नहीं हुआ। तो वर्ब नहीं है तो क्या खोजेंगे, किसके पास लगा के ब्रश करेंगे? इसी जगह स्कूल के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है स्कूल, गांव में, ये इसके साथ जुड़ के नहीं आएगा, गांव में के साथ जुड़ के आएगा। इन द विलेज कहेंगे ना तो मे को स्कूल का हिस्सा नहीं मानेंगे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने बताया था कि जब आप किसी शब्द के पीछे किसके पास या कौन लगा के प्रश्न करते हैं तो उसके साथ साथ ये भी देख लीजिए कि उसके पीछे वाला जो शब्द है क्या अंग्रेजी बनाते समय उसको साथ में रखना है, साथ में रखना है, तो किसके पास या कौन उस शब्द के पीछे लगा करेंगे प्रश्न। लेकिन यहाँ पे जो मे शब्द लिखा है वो मे शब्द स्कूल के पीछे तो जरूर लिखा है, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो मे शब्द की इंग्लिश गांव के साथ बनाएंगे, गांव में, इन द विलेज, इसलिए स्कूल शब्द अकेले लिखा है। तो जब किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे तो स्कूल के पीछे लगा के प्रश्न करेंगे। किसके पास स्कूल है, किसके पास स्कूल है? अगर आपको लगता है कि गाँव के पास स्कूल है तो ये भी प्रश्न सही है, ये भी प्रश्न सही है, चलिए इसी को मान के चलते हैं। अगर ये प्रश्न सही लग रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा, एक्टिव का हेल्प यू, यानी उस केस में आपको लगाना पड़ेगा डू या डस, यानी गांव को सब्जेक्ट मान लेंगे तो उस केस में गांव को एक वचन मानेंगे तो डस लगेगा, और वहां पे और क्या लगेगा, वर्ब की जगह हैव। तो चलिए पहले ये करके देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं द विलेज। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग डस। नंबर 3 नॉट। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग नहीं है। फिर नंबर 5 की जगह यहाँ पे वर्ब नहीं है तो हैव लिख देंगे। अगर आपने किसके पास लगा के प्रश्न किया उत्तर मिला तो हैव की पोजीशन ही है तो हैव। फिर क्या बचा, कोई स्कूल, 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 देयर द विलेज डज नॉट हैव स्कूल। या तो ये तरीका है या दूसरा तरीका, जब आपने किसके पास लगा के प्रश्न किया कि किसके पास स्कूल है,
आप में से कईयों को लग सकता है ये सुनने में अटपटा लग रहा है, किसके पास स्कूल है? गांव के पास स्कूल है। गांव के पास स्कूल है, गांव में है भाई, गांव के पास तो नहीं है। तो ये विवाद ना करते हुए आप ये मान लीजिए कि ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला आपको तो कौन लगा के प्रश्न कर लीजिए। कौन कौन स्कूल है तो उत्तर नहीं मिला, क्या चीज़ स्कूल है उत्तर नहीं मिला, तो यहाँ पर देर लगेगा, और देर लगेगा तो फिर आपको मालूम है पैसिव का हेल्पियो लगेगा, क्योंकि जब किसके पास से आपको लग रहा है उत्तर नहीं मिल रहा है तो उस केस में आपको हेल्पियो लगाना है, इज आ रहे हैं यही लगाना है। तो लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिलता तो कौन लगा के प्रश्न किया आपने? कौन स्कूल है, क्या जिस स्कूल है उत्तर नहीं मिला, तो आप वहाँ पे देर लगा सकते हैं। तो इसको देर लगा के बना के देखते हैं। सबसे पहले देर लिख देंगे, नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग इज, फिर नंबर 3 नॉट, नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग नहीं है, फिर हैव लगाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने किसके पास लगा के ब्रश किया आपको लगा के उत्तर नहीं मिला तो हैव मत लगाइए। तो जो बचा है लिख दीजिए, क्या बचा? स्कूल बचा, और क्या? गांव में, इन द विलेज देयर इज नॉट स्कूल इन द विलेज। तो यानी आपने देखा एक वाक्य को दो तरह से बना सकते हैं। आप ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे जिसमें गांव में लिखा है वो सब्जेक्ट है, आप ये भी मान सकते हैं नहीं सब्जेक्ट है तो वहाँ पे देर मान लीजिए। तो इस तरह के आपके कई वाक्य आ सकते हैं जहाँ पे एक ही वाक्य को दोनों तरह से बनाया जा सकता है। वो आपकी सुविधा के हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। गलत दोनों नहीं है, दोनों सही है, बराबर सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस थे, देखने में बहुत मामूली थे, लेकिन सच बता रहे हैं अगर आपको इन रूल को नहीं अपनाएंगे, इन रूल्स के बारे में आपको जानकारी नहीं होती तो आप निश्चित उसमें से आधे से ज़्यादा वाक्य गलत करते। खास कर ये देर वाले वाक्य तो जरूर गलत करते आप। तो मुझे लगा कि मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँ, डील करूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप दूसरों को बताइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते मैं फिर से कुछ होमवर्क दे के जाऊँगा, उसको देखिए, करिए, सीरियसली करिए। और अगर गलती कुछ लग रही है, अगर आपको कुछ डाउट्स हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।